विल के अप्रोच को रिफाइनमेंट चाहिए था, लेकिन वेरोनिका पहले कुछ और बोलना चाहती थी। विल थोड़ा नर्वस होता है कि वो क्या बोलेगी, लेकिन वेरोनिका एक्चुअली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो बोलती है कि विल ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उसकी वजह से टीचर्स हीलर के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं। एक हीलिंग मेज एकेडमी में आकर टॉप क्लासेस के साथ कीप अप कर रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, कुछ टीचर्स विल की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा जेलस थे और हेटफुल भी थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वेरोनिका ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि विल की प्रोग्रेस के पीछे उसकी एडवाइस का रोल है। वैसे भी टीचर्स के बीच में उसको भी ये बात बोलने का कभी चांस ही नहीं मिला, क्योंकि बाकी टीचर उसको भी स्पेशल समझते हैं और साइड में रख देते हैं। विल रिलीव फील करता है क्योंकि इस तरह वेरोनिका किसी भी ट्रबल में नहीं होगी। विल जानता था कि वेरोनिका की एडवाइस की वजह से ही वो इतना आगे आ पाया है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेरोनिका को कोई भी दिक्कत आए। वेरोनिका को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एक्चुअली बोलती है कि वो विल के लिए ग्रेटफुल है। जैसे उसने पहले कहा था, हीलिंग मेजेस कभी भी अपनी थ्योरीज को रियलिटी में लाने की ट्राई ही नहीं करते हैं। फिर वेरोनिका अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और स्ट्रेंज बात ये होती है कि उसको स्वॉर्ड निकालना काफी पसंद आता है। वो विल को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। विल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेरोनिका ऐसा कुछ करेगी, लेकिन वेरोनिका जेन्युइनली देखना चाहती थी कि विल अपने लेवल पर कितना स्ट्रांग है। उसके हिसाब से ये विल को स्ट्रांग बनाने का एक सबसे डायरेक्ट वे है। लेकिन विल बिल्कुल रेडी नहीं था, इसलिए वो पैनिक करना शुरू कर देता है। लेकिन वेरोनिका उसे समझाती है कि दुश्मन कभी भी वेट नहीं करेगा और ये बोलते ही वो अपने जगह से लाइटनिंग स्पीड में मूव करती है। वो थंडर की तरह विल के सामने आ जाती है और उसको स्लैश करने वाली होती है। विल लास्ट सेकंड पर किसी तरीके से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। विल बेयरली अपने वेपन को संभाल पाता है क्योंकि वेरोनिका के अटैक्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। वेरोनिका एक के बाद एक फास्ट स्लैशेस करती है। विल अपने सारे बूस्ट, सारे रिएक्शन स्पीड यूज कर लेता है, फिर भी वो वेरोनिका के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा होता है। वेरोनिका सिर्फ फास्ट नहीं होती है, वो जैसे लाइटनिंग का ह्यूमन फॉर्म थी। उसकी स्वॉर्ड एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक इतने स्मूथली मूव करती थी कि एंड्योरेंस बैटल में विल ही हारने वाला था। वो पहले टूट जाता। हैवी हिट्स को एंड्योर करते हुए विल समझ जाता है कि उसके पास वेरोनिका को इंप्रेस करने का सिर्फ एक चांस है। उसको अपनी लिमिट ब्रेकिंग स्पीड यूज करनी पड़ेगी। अगर वो सडनली स्पीड बढ़ा दे तो शायद वेरोनिका ऑफ गार्ड हो जाएगी। विल अपनी एनर्जी अपनी हील में डालता है, फिर वो अपनी थंडर जैसी फ्यूरियोसिटी के साथ क्रैकल करता हो जाता है। जैसा कि विल ने प्रिडिक्ट किया था, वेरोनिका को ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। विल का ब्लेड बिल्कुल वेरोनिका के फेस तक पहुंच जाता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वेरोनिका रिएक्ट करती है और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर विल के अटैक को काउंटर करती है और लिटरली उसके वेपन को बीच में से तोड़ देती है। फाइट खत्म हो जाती है। विल ने अपनी बेस्ट एफर्ट दिए थे, लेकिन एलीट वॉरियर वेरोनिका के स्किल के सामने वो अभी भी मैच नहीं कर पाया था। अब इसके बाद वेरोनिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती क्योंकि उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि विल उसके अगेंस्ट में इतना फास्ट मूव कर सकता है। वो बताती है कि उसने अभी विल को काउंटर करने के लिए मैजिक स्वॉर्ड का यूज किया था। अब तक वेरोनिका ये सोचती थी कि विल एक हीलिंग मेज है जो ऑफेंसिव मैनूवर्स करता है, लेकिन ये कुछ अलग था। विल की करंट फाइटिंग स्टाइल लीडर बोर्ड के टॉप रैंक के आसपास आ सकती है, लेकिन विल हमेशा की तरह अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं होता है। वेरोनिका उसके एम्बिशन और स्ट्रॉन्गर बनने की डिटर्मिनेशन को समझ जाती है और विल को भी पता चल जाता है कि वेरोनिका ये सब कुछ समझ चुकी है और विल का फाइनल गोल सिर्फ और सिर्फ एनहेंसमेंट नहीं होता है। विल एडमिट करता है कि वो अपने बॉडी के लिमिटर्स को रिमूव करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये सब कुछ कैसे करते हैं और क्या इतना काफी होगा भी या नहीं होगा। आज की फाइट ने ये प्रूव कर दिया था कि विल को अभी और सीखना है। प्रोफेसर वेरोनिका एक एग्जांपल देती है और वो बोलती है कि स्वॉर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ हवा में सिंपल स्विंग करना नहीं होता है। स्वॉर्ड को थ्रस्ट भी किया जा सकता है, उसे थ्रो भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हीलिंग मैजिक के भी अलग अलग यूजेस होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विल के पास भी ऐसे आइडियाज थे, लेकिन फिर भी उसे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा था कि उसे करना कैसे है। वेरोनिका समझ जाती कि विल की सबसे बड़ी कमी एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। मतलब विल ने रियल फाइट वाली फीलिंग अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसको ये इंट्यूशन नहीं थी कि फाइट में कब क्या करना होता है। वेरोनिका के हिसाब से अगर एक्सपीरियंस को सही तरह से यूज किया जाए तो नॉलेज से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनकी अभी वाली फाइट में भी विल ने वेरोनिका की एक छोटी सी चीज नोटिस की थी।
विल वेरोनिका की एडवाइस को समझने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है कि क्या मुझे प्रोफेसर के अगेंस्ट में और मॉक बैटल्स करनी चाहिए। वेरोनिका को विल का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो उसको एक और बेटर ऑप्शन बताती है। वो बोलती है कि विल को मॉन्स्टर सब्जुगेशन ट्रेनिंग मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। विल ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार अब उसको लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन क्या वो वहां पर जाने के लिए तैयार है। विल ने पहले भी श्वार्ट्ज, हिलिक, जिलब्रम, ये इनके बीच में एक सेम कंपटीशन होता है जहां पर ये सारे आते हैं और एक मॉन्स्टर सब्जुगेशन ट्रेनिंग में जहां पर उन्हें मॉन्स्टर को हराने का या फिर रोकने की रिक्वेस्ट मिलती है, वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तीनों ही अकेडमी ऑफेंसिव, डिफेंसिव और स्पोर्ट्समैन स्टाइल में अलग अलग चीजों में माहिर होती हैं। हाई हिच हीलिंग अकेडमी में विल ने मिशन में खुद पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार उसके पास चांस था कि वो डेंजरस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। इससे उनको फ्यूचर में आने वाले डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। विल अपनी फर्स्ट सब्जुगेशन मिशन के लिए अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वेरोनिका उसका ये इंटरेस्ट देखती है और वो पार्टिसिपेशन की कंडीशंस उसे याद दिलाती है। विल को सिलेक्शन एग्जाम में अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होगी। साथ ही फर्स्ट ईयर के बीच में एक प्रोडिजी स्टूडेंट का रूमर भी चल रहा होता है। अब विल का नया गोल ये था कि सिलेक्शन प्रोसेस में उसे अपने क्लासमेट्स के अगेंस्ट में टॉप पोजीशन हासिल करनी थी। अब विल सिलेक्शन एग्जाम की डिटेल्स पूछता है और क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल था। कैंडिडेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। यूजुअली वहां पर 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी स्किल्स दिखाते हैं। फिर बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। विल भी अब स्कूल के हर बात में फाइटिंग करने वाली चीज थोड़ा सा फेडअप हो गया था, तो उसे भी कुछ नया चाहिए था जहां पर उसे और एक्सपीरियंस मिले। हाई हिच हीलिंग अकेडमी में कुछ वॉलंटियर्स मिशन ज्वाइन करने के लिए खड़े होते थे। मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन श्वार्ट्ज अकेडमी में फॉर्मेट कुछ अलग है। यहाँ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। विल को हीलिंग अकेडमी की वार्म मेमोरीज याद आती हैं। वो सोचता है कि उसका ओल्ड मास्टर अभी क्या कर रहा होगा। वेरोनिका फिर प्रोडिजी स्टूडेंट के बारे में बात करती है और वो बोलती है कि उस स्टूडेंट की एबिलिटी इतनी कमाल की है कि वो कुछ इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा कमाल का है। इसका मतलब विल के लिए टॉप स्पॉट लेना इजी नहीं होगा। विल सोचता है कि क्या वेरोनिका ने उस स्टूडेंट से पर्सनली मुलाकात की है, लेकिन वेरोनिका उसे बोलती है कि उसको कभी उस स्टूडेंट से मिलने का चांस नहीं मिला। वो स्टूडेंट टीचर से थोड़ा बचता रहता है, जैसे वो उनसे ज्यादा बेटर हो या फिर उनसे ज्यादा जानता हो। वो वेरोनिका से सवाल पूछने के लिए भी नहीं आता है। हालांकि ये बात भी सच थी कि वेरोनिका थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग भी लगती है, लेकिन तब भी वेरोनिका विल से प्रॉमिस करती है कि वो एग्जाम के लिए उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करेगी। ये सुनकर विल का मूड बहुत ज्यादा ब्राइट अप हो जाता है, क्योंकि वेरोनिका ही एक बेस्ट चांस और एक लास्ट चांस है जिससे विल स्ट्रॉन्ग बन सकता है और एग्जाम को टॉप कर सकता है। फिर स्टोरी सिलेक्शन एग्जाम के दिन पर जंप करती है। विल अरीना में एंटर करता है। वो सोचता है कि टाइम कितनी जल्दी पास हो गया है। अब विल पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। जब विल वहां लोगों के बीच में खड़ा था, तब एक फेमिलियर वॉइस उसका नाम लेती है। ये मैजिक अकेडमी अलायंस और श्वार्ट्ज अकेडमी के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल खुश होकर बताते कि उनकी ग्रैंड चाइल्ड विल के हील करने के बाद स्टेडीली रिकवर कर रही है। चेयरमैन विल को सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि विल ने उनकी ग्रैंड चाइल्ड की जिंदगी बचाई थी, फिर भी वो विल का प्रॉपरली ख्याल नहीं रख पाए थे। विल एक्सप्लेन करता है कि स्टार्टिंग में उसको अकेडमी में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए थे, लेकिन अब वो कंप्लीटली एडजस्ट कर चुका है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली विल तो सिलेक्शन एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लाने के लिए भी डिटरमिन्ड है। अब चेयरमैन विल की ये नोबल गोल को देखते और इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन तब वहां पर एक पार्टी भी ऊपर आता है और उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि एक इंस्ट्रक्टर होता है। वो विल की बात को जोक बोलकर बस क्रश कर देता है। उसको लगता है कि विल उसकी क्लास को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा है। वैसे ये इंस्ट्रक्टर बोर्ड है और ये वही इवेंट का फील्ड ट्रेनिंग ऑफिसर भी है और यही इस फील्ड ट्रेनिंग का ट्रेनिंग सुपरवाइजर भी है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि विल ने बोर्ड को अपनी प्रीवियस लाइफ में भी देखा था। बोर्ड को वायलेट लाइटनिंग कहा जाता था। ग्रेट वॉर में उसके हीरो क्लास रिजल्ट बहुत फेमस थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विल और बोर्ड कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, और दोस्त तो छोड़ो, वो एक अच्छे कलीग्स भी नहीं बन पाए थे। और इस लाइफ में भी वही चीज रिपीट हो रही है। बोर्ड एक ब्रूड माचो मेज की तरह विल को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। वो हीलर को समझता है कि दुनिया फाइटिंग जीनियसेस से भरी हुई है और ये ट्रेनिंग और विल इन सब के सामने एक छोटा सा पत्थर है और कुछ नहीं। अब बोर्ड खुलकर विल के फेस पर उसकी इंसल्ट करता है। वो बोलता है कि हीलर होने की वजह से विल के जीतने के कोई भी चांस नहीं है। विल को जवाब नहीं
देता है तब चेयरमैन बोलते हैं कि अगर दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट है तो उसको एग्जाम में सेटल कर लेना, एग्जाम के बाहर नहीं, एग्जाम से पहले नहीं। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर तब भी बोलता रहता है और वो बस ये कहता है कि मैं इस ब्रैट को एजुकेट कर रहा हूँ। फिर वो बताता है कि इस एग्जाम का असली विनर उसकी क्लास से साइरस होगा। अब साइरस वही प्रोडिजी स्टूडेंट था जिसके बारे में बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। ये वही लड़का था जिसके साथ विल को सिलेक्शन एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लेने के लिए उसे कन्फ्रंट करना होगा और उसे जीतना होगा। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला था। चेयरमैन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि विल और साइरस बस एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे दोनों के बीच में ऑलरेडी एक साइलेंट चैलेंज शुरू हो चुका है। टाइम वेस्ट किए बिना कैंडिडेट्स कंटेस्टेंट एरिया में एंटर करते हैं। अरीना के अराउंड क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सब लोग एक एपिक मैच देखना चाहते थे। विल और एरिका सेकंड रो के फ्रंट में बैठे होते हैं। विल एरिका को देखकर शॉक रह जाता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। अब एरिका कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करती है तो एकेडमी में उसका अलाउंस प्रिविलेज कट कर दिया जाएगा। दूर से ओपस भी विल को घूर रहा होता है। चेयरमैन ऑफिशियली सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेट करते हैं कि वो यहां तक पहुंच गए। वो उम्मीद करते हैं कि यहां से बेस्ट मेज ही जीतेगा। फर्स्ट राउंड प्रिलिमिनरी राउंड होगा जहां पर ज्यादातर लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ बेस्ट मेजेस ही आगे जाएंगे जिनके बीच में एक प्रॉपर कंपटीशन होगा। मतलब यहां पर इस अरीना में 100 स्टूडेंट्स एक ही टाइम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। फाइट के लिए स्पेस बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन चेयरमैन टेंशन नहीं लेते हैं। वो अपने पर्सनल डोमेन एक्सपेंशन जैसी पावर का यूज करते हैं और एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन में सबको भेज देते हैं। स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कहां आ गए हैं। ओल्ड चेयरमैन स्पेस के बिल्कुल एज पर खड़े होते हैं और सब स्टूडेंट्स को डिफरेंट लोकेशंस पर डिस्पर्स कर देते हैं। विल एकेडमी के पीछे वाले फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सब स्टूडेंट के ट्रांसपोर्ट होने के बाद हेडमास्टर अनाउंस करते हैं कि सबको रैंडम लोकेशन पर प्लेस कर दिया गया है। गोल ये है कि स्टूडेंट वाइजली कोऑपरेट करें और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से बच कर रहें। स्टार्टिंग पोजीशन प्योर लक पर डिपेंड करती है। विल चेयरमैन की अमेजिंग टेलीपोर्टेशन स्किल देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि चेयरमैन ने एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया था, जो कि कमाल की बात थी। इस तरह फील्ड ट्रेनिंग एग्जाम स्टार्ट होता है। सबसे पहले विल एक पेड़ की ब्रांच पर जंप करता है, फिर वो प्रेजेंस कंसीलमेंट स्पेल यूज करता है जिससे कोई भी उसे देख ना पाए, ना ही उसकी प्रेजेंस को फील कर पाए। विल सेफ प्ले करना चाहता था ताकि दूसरे कंटेस्टेंट उसे इजीली नोटिस ना कर पाए। जब विल पीछे देखता है तो उसको 3 स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग अर्थ गोलम यूज कर रहा होता है जो देखने में ऑलमोस्ट पोकेमॉन जैसा लग रहा था। दूसरी लड़की के पास एक बहुत बड़ा फेरी हैमर था। दोनों एक दूसरे से लड़ने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उन्होंने तीसरे अटैकर को इग्नोर ही कर दिया था। अब तीसरी वुमेन दोनों को फ्रीज कर देती है। विल दूसरे अटैक मेजेस की रेंज ऑफ स्किल्स को देखकर इंप्रेस होता है। उसको लगता है कि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख सकता है, सिर्फ फर्स्ट प्लेस लेना ही गोल नहीं है। जो उसने अभी देखा विल उसको पसंद करता है और सोचता है कि वो उस आइडिया को अपने स्किल सेट में भी रिवर्क करेगा। फाइट खत्म होती है और लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है वो गोलम वाला स्टूडेंट। वो अपनी एपिक फाइट जीतने का सेलिब्रेशन कर ही रहा होता है, तभी विल चुपके से आता है और उसके प्लान को उल्टा कर देता है। विल उसके सर को पकड़ता है और कॉन्शियसनेस ब्लॉकेड एक्टिवेट कर देता है और वो तभी के तभी वहां पर नॉकआउट हो जाता है। विल की इस एबिलिटी को सिंपल वर्ड्स में गोजो के मिनी इन्फिनिटी वॉइड जैसे समझ सकते हो। इस पावर से विल ओपोनेंट की लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट करके उसको ब्लैकआउट कर सकता है, लेकिन इसके लिए विल की ग्रिप स्ट्रांग होनी जरूरी है, वरना वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगा और ये काम नहीं करेगा। ये टेक्निक विल ने वेरोनिका से अपनी ट्रेनिंग सेशन में बोरो की थी। विल अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए वो बेयरली नोटिस कर पाता है कि एक अटैक उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से शॉर्ट डैगर को डॉज करता है, फिर उसको तुरंत याद आता है कि ये डैगर अटैक तो उसी का है, वही इरिटेटिंग लड़का जो शुरुआत में उसे बुली करने की कोशिश कर रहा था। और इस बार ओपस अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आया था। ओपस बोलता है कि हम बस और बस बाकी स्टूडेंट की तरह यहाँ पर एग्जाम को पास करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत सोचना कि हम पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, अरे बिल्कुल नहीं।
लेकिन यहाँ ओपस के पास नंबर्स एडवांटेज होता है क्योंकि सिचुएशन 3 अगेंस्ट 1 होती है। ओपस अपनी नाइफ क्रिएशन मैजिक को एक्टिवेट करता है, बहुत सारे नाइफ वहां पर आ जाते हैं। फिर उसका एक और जो साइड किक होता है वो उन सारे के सारे डैगर्स को पॉइजन से कोट कर देता है। अब वो पॉइजन डैगर्स बन चुके हैं। अब जो उसका एक और दोस्त होता है वो शैडो क्लोन मैजिक से उसके डैगर्स को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब अब यहाँ पर सिचुएशन विल के लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब पॉइजन ब्लेड्स तैयार थे। इन ब्लेड्स का एक छोटा सा ग्रेज भी विल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए ब्लॉक करने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहां पर कम से कम 20-30 ब्लेड्स थे और विल की तरफ वो स्पीड से आ रहे थे। जब ब्लेड्स उसके पास आते हैं, विल सोचता है कि क्या वो रिकवरी मैजिक से पॉइजन को हील कर सकता है, लेकिन इतने सारे डैगर्स को हैंडल करना बॉडी एनहेंसमेंट के साथ भी बहुत ज्यादा टफ लग रहा था। विल कॉर्नर हो जाता है, तब वो डिसाइड करता है कि अब वो एक कंप्लीटली न्यू मूव को यूज करेगा। अचानक उसके सामने एक बैरिकेड अपीयर होता है जो विल को नाइफ से प्रोटेक्ट कर लेता है। और शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वही रॉक गोलम अब एक नए मास्टर के लिए काम कर रहा है। रिकवरी मैजिक एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक होती है और उसकी सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि उसको दूसरे लिविंग क्रीचर्स पर भी यूज किया जा सकता है। ये रॉक गोलम कास्टर के, जिसने इसे कास्ट किया था, बनाया था, उसके खून से खुद मूव कर सकता है। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को शो नहीं कर पाता है, लेकिन विल अपने स्पेल से सूडो लाइफ इम्ब्यूमेंट से उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वो गोलम उन ट्रियो के पास जाता है और उन पर चार्ज करता है। सबसे पहले वो एक लड़की के चेस्ट पर एक लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दूसरे के पास जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। शायद उसकी कमर की बुरी हालत हो गई होगी। दोनों को खत्म करने के बाद अब वो ओपस की तरफ देखता है और ओपस पैनिक करने लग जाता है। अब वो बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि विल अब मिनटों की तरह स्पीड से उसके पास पहुंचता है, उसका फेस पकड़ता है और उसे स्लीप मोड में पहुंचा देता है। फाइट खत्म हो जाती है, इसीलिए विल दोबारा से स्टेल्थ मोड में चला जाता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसका गोलम बैटलफील्ड में आगे बढ़ता रहता है क्योंकि विल की एनहेंसमेंट टेक्निक उसको क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा सा लिमिट करती हैं, इसीलिए गोलम यूज करना उसकी वीकनेस को कवर कर देता है और यही बेस्ट तरीका है जिससे विल सेफ डिस्टेंस से सबको ऑब्जर्व भी कर सकता है। अचानक एक जायंट ट्विस्टर विल की अटेंशन खींच लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेस्ट में एक नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, लेकिन नहीं, ये एक विंड स्पाइरल अटैक था, लिटरली कामेहामेहा वेव जैसा। विल मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। वो अटैक अर्थ पर यानी धरती पर एक स्कार बना देता है, गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उड़ जाते हैं, वहां पर जितने पेड़ है वो भी टूट जाते हैं। और वहीं दूर विल एक लड़के को नोटिस करता है और ये साइरस था, वही प्रोडिजी जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। और सच में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जैसे वही मेन कैरेक्टर हो। उसकी एबिलिटीज एक नजर में ही टेरिफाइंग लग रही थी। विल सोचता है कि क्या उसे साइरस से लड़ने के लिए कोई मूव करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन तभी मैच फोर्सफुली खत्म हो जाता है। हेडमास्टर या प्रिंसिपल सारे कैंडिडेट्स के एफर्ट्स के लिए उनको प्रेज करता है और वहीं पर प्रिलिमिनरी राउंड को खत्म करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। सिर्फ 4 रिमेनिंग कंटेस्टेंट ही अगले फेज में जा पाते हैं। अब से रियल कंपटीशन अरीना में होगा। तब तक चेयरमैन स्टूडेंट्स को रेस्ट करने की एडवाइस देता है और सबको ट्रांसफर मैजिक से अलग अलग जगह पर भेज देता है जहां पर उन्हें होना चाहिए था। जब ट्रांसफर मैजिक एक्टिवेट हो रहा था तब साइरस, जो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ विल को देख रहा था और उसे वार्न कर रहा था कि संभल कर रहना। अब विल को एक दिन के अंदर इसको हराने का तरीका ढूंढना था। उसके बाद वो दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। घर पर विल होमवर्क कर रहा होता है और एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी सोच रहा होता है। उसके रूम के बाहर ओपस और उसके 2 लूजर दोस्त आते हैं। वो लोग पहले से गुस्से में आते हैं क्योंकि हीलर को चैलेंज करते ही न जाने वो कैसे हार जाते। ओपस चैलेंज करते हैं तब भी हार जाते हैं, वो सब मिलकर करते हैं तब भी हार जाते हैं। लेकिन ओपस एक बहुत ही सोर लूजर होता है, वो रोतड़ू होता है। उसको अपनी नोबल फैमिली की प्राइड दिखाई दे रही होती है कि यार मैं एक हीलर से कैसे हार सकता हूं। और वो ओमन फैमिली, जो कि उसकी फैमिली का नाम है, उसके ऑनर के लिए इस घटिया से नीचे से हीलर को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया होता है। और सबसे ज्यादा टेंशन उसको इस बात की थी कि अगर उसके फादर को पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन उसके जो 2 दोस्त थे वो कंपटीशन से इतने ज्यादा डर गए थे कि अब वो उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती और वो ओपस को वहीं पर उसकी दिक्कत के साथ कि भाई तेरी दिक्कत है तू संभाल, छोड़कर चले जाते हैं।
ओपस पहले तो पैनिक करने लग जाता है, लेकिन फिर वो गुस्से में से भर जाता है। वो बोलता है कि उसके पास हीलर को हटाने का एक नया तरीका है, वो बिना मैजिक यूज किए। और वहीं दूसरी तरफ विल अपने रूम में बहुत ही शांत बैठकर तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और ये बहुत ही अजीब टाइम है। इस टाइम पर कौन होगा? विल दरवाजा खोलने के लिए वहां पर जाता है और ऑब्वियसली उसे बैड फीलिंग आ जाती है कि यार कुछ तो बुरा होने वाला है, और सामने उसे वही मनहूस दिख जाता है। ओपस वो भी एक फेक पोलाइट नोबल एक्ट के साथ वहां पर खड़ा होता है कि अरे मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया हूं, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं। विल बहुत ही सस्पिशियस होता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, इस पर यकीन करना मतलब सांप को दूध पिलाना। लेकिन वो गोल्डन नोबल की बातों से इंटरेक्ट करता है और कहता है कि बताओ क्या हुआ है, और वो अपनी हेट को एक्सेप्ट करता है कि वो हीलर को बहुत ज्यादा नफरत करता है, और वो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें एकेडमी से निकलवाने के लिए भी बहुत कुछ किया था। विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि ये खुद कबूल क्यों कर रहा है। और ऑब्वियसली हर सिचुएशन में विल ने उसके प्लान को उल्टा ही कर दिया था और उसको बार बार आउटप्ले किया था। लेकिन अब ओपस एक पर्सनल मैसेज लेकर यहाँ पर आया था। उसकी पोलाइट एक्टिंग वहीं पर खत्म होती है और वो विल को ऑर्डर देता है कि अकेडमी छोड़ दो। विल को अब थोड़ा सा विल के मन में अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट आने लग जाती है कि यार ये घटिया इंसान है, मुझे हेट करता, मुझे परेशान करता है, लेकिन एक बात की इज्जत तो कर सकता हूँ, ये इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। ओपस अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल नोबल फैमिली का मेंबर बोलता है और उसको हीलर के आसपास रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ। और वो बताता है कि मेरा बड़ा भाई भी एक हीलर था और इसी वजह से वो वीक था, लोग उसका मजाक बनाते थे और वो बस उन सब के सामने स्माइल कर देता था। ओपस के हिसाब से ऑफेंसिव मेज प्राउड होते हैं और सुपीरियर होते हैं, और जो नॉर्मल हीलर्स होते हैं वो वीक होते हैं, वो पीछे रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये नोबल फैमिलीज की टीचिंग्स की एक डार्क रियलिटी थी, एक पेनफुल सिस्टम। ओपस अपनी बातों से विल को कन्विंस करने के लिए आया था कि तुम ये एकेडमी छोड़ दो, लेकिन ऑब्वियसली विल ये नहीं करने वाला था। वो ये तो नहीं करेगा कि अरे हाँ ब्रो तू सही कह रहा है, तुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, इसीलिए विल उसे रिजेक्ट कर देता है कि भाग यहाँ से। और वो नोबल इस आंसर को एक्सपेक्ट कर ही रहा था और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता किया है, अपने सर्वेंट से और जो दुनिया में मेरे कनेक्शन है उससे मैंने पता किया है कि तुम्हारी एक सिस्टर है और तुम दोनों का बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। फिर ओपस धमकी देने पर आता है कि अगर मैं चाहूं तो बस एक ऑर्डर पर मेरे सर्वेंट्स तुम्हारी बहन को, और बस वो वहीं पर रुक जाता है कि समझ जाओ